Hello friends, welcome to my channel. In today's session, I am going to explain you chapter number 12 Sound of Science Standard 8. साउंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आर लाइफ। साउंड जो है वो हमारी लाइफ में काफ़ी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जस्ट इमेजिन कि साउंड नहीं होता तो कितने सारे इश्यूज़ होते। वी कैन नॉट कम्युनिकेट विदाउट इट। It helps us to communicate with one another. We hear a variety of sounds in our surroundings. जो हम कम्युनिकेट करते हैं वो साउंड की वजह से कर सकते हैं। अगर साउंड नहीं होता तो हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता। और हम अपने आसपास काफ़ी वैरायटीज़ ऑफ साउंड सुनते हैं। अगर आप देखोगे अपने आसपास तो कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ साउंड जो है वो सुनाई देते हैं। यहाँ पे कुछ प्लीजेंट साउंड जो है उनके मैंने पिक्चर्स रखे हैं कि दीज आर द म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जिनका साउंड सुनना हमें अच्छा लगता है। नाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। अब साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। सो लेट्स डिस्कस वन एक्टिविटी। टेक अ मेटल प्लेट, hang it at a convenient place in such a way that it does not touch any wall। अब आपको एक मेटालिक प्लेट लेनी है और आपको उसको ऐसे हैंग करना है ना कि वॉल को या किसी भी वो सॉलिड पार्ट को टच नहीं होनी चाहिए। नाउ स्ट्राइक इट विथ अ स्टिक। अब एक स्टिक लेनी है, उसको स्ट्राइक करना है। हियर यू कैन सी द पिक्चर। यहाँ पे मेटालिक प्लेट के बदले जो प्रेशर कुकर है उसको हैंग किया गया है एंड दिस चाइल्ड इज स्ट्राइकिंग इट। तो क्या होगा? साउंड प्रोड्यूस होगा, राइट? नाउ टच द प्लेट और पैन जेंटली विथ योर फिंगर्स। जैसे ही आप स्ट्राइक करोगे तो साउंड प्रोड्यूस होगा। उसी टाइम आपको उस प्लेट को या तो अपने पैन जो भी हैंग किया है उसको टच करके देखना है। व्हाट डू यू फील? टच द प्लेट आफ्टर इट स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग द साउंड। अब आपने पहले क्या किया? जब साउंड प्रोड्यूस हो रहा था तब आपने उसको टच किया, तब कुछ फील किया होगा। अब जब साउंड जो है वो स्टॉप हो जाए उसके बाद आप उसको टच करो, यू विल फील डिफरेंसेस। जब वो साउंड जो है वो बज रहा था उस टाइम पे अगर आप टच करोगे तो जो भी वो मेटालिक पैन है या तो प्रेशर कुकर है वो वाइब्रेट करेगा। और जैसे ही वो स्टॉप होता है उसके बाद अगर आप उसको टच करोगे तो वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं करता है। व्हाट डज इट इंडिकेट? इट इंडिकेट्स कि साउंड जो है वो वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होता है। Next, activity number 2. Take a rubber band, put it around the longer side of a pencil box। अब आपको एक रबर बैंड लेना है और पेंसिल बॉक्स के जैसा एक लॉन्गर जो बॉक्स है, लंबा बॉक्स है, उसके अराउंड उसको रखना है। Insert two pencils between the box and stretch the rubber। अब आपको दो पेंसिल्स जो है वो इन बिटवीन इंसर्ट करनी है। यहाँ पे स्केच पेन इंसर्ट की है, ये बॉक्स जो है उसके ऊपर रबर को रैप किया है, उसके बीच में ना पेंसिल रखी है। अब क्या करना है? आपको रबर को ना स्ट्रेच करना है। नाउ प्लग द रबर बैंड समवेयर इन द मिडल। अब आपको प्लग करना है रबर बैंड को, मिडल से आपको उसको खींचना है। द टू एंड फ्रो और द बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टर्म्ड एज वाइब्रेशन। जैसे आप उसको प्लग करोगे, खींचोगे तो क्या होगा? वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, राइट? जो रबर जो है ना वो टू एंड फ्रो यानी कि बैक एंड फोर्थ मोशन जो करता है उसको हम वाइब्रेशन बोलते हैं। व्हेन अ टाइटली स्ट्रेच्ड बैंड इज प्लग्ड इट वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूस साउंड। अगर रबर बैंड जो है वो आपने टाइटली स्ट्रेच करके रखा है तो जो वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं उसके साथ साथ साउंड भी प्रोड्यूस होता है। When it stops vibrating, it does not produce any sound। जब ये स्टॉप हो जाएगा ना वाइब्रेशन होना, उसके बाद कभी वो साउंड भी प्रोड्यूस नहीं करता है। What does it mean? कि वाइब्रेशन जो है ना वही साउंड प्रोड्यूस करता है। Now next activity is टेक अ मेटल डिश, पोर वाटर इन इट। अब आपको एक मेटालिक डिश लेनी है, उसके अंदर पानी डालना है। स्ट्राइक इट एट इट्स एजेस बाय अ स्पून देन टच इट। आपको उसकी एज के ऊपर क्या करना है? स्ट्राइक करना है और आपको फिर टच करना है और ऑब्जर्व भी करना है। जैसे आप उसको टच करोगे तो आपको वाइब्रेशंस जो है वो फील होंगे, राइट? लुक एट द सरफेस ऑफ द वाटर।
इफ़ यू विल लुक एट द सरफेस ऑफ द वाटर देन यू विल ऑब्जर्व दिस काइंड ऑफ द वाइब्रेशंस। यहाँ पे वाइब्रेशन की वजह से ही पानी जो है उसके अंदर मूवमेंट दिखने को मिलती है। A vibrating object produces sound. In some cases, the vibration are easily visible to us. अब जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है ना, तब वो साउंड प्रोड्यूस करता है, और कई बार हमें वाइब्रेशन जो है वो टच करने पे फील होते हैं, वी कैन नॉट ऑब्जर्व इट, बट इस केस के अंदर जो वाइब्रेशन है वो हमें क्लियरली देखने को मिलता है, इट इज़ क्वाइट विजिबल, बट यहाँ पे साउंड जो है ना वो उतना हाई फ्रिक्वेंसी का नहीं होता है। In most cases, their amplitude is so small that we cannot see them. However, we can feel them. अब मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर वाइब्रेशन जो है ना उसको हम फील कर सकते हैं बट ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, बिकॉज उसका एम्पलीट्यूड जो है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो काफ़ी कम होता है। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ टेक 6 to 8 मेटल बाउल्स और टम्बलर्स। आपको क्या करना है, 6 to 8 जो है वो मेटल बाउल्स लेने हैं या तो टम्बलर्स लेने हैं। फिल देम विथ वाटर अप टू डिफरेंट लेवल्स इंक्रीजिंग ग्रेजुअली फ्रॉम वन एंड टू अनदर। अब उसके अंदर ना पानी डिफरेंट लेवल पे आपको भरना है, और आपको क्या केयर करनी है कि फर्स्ट जो बाउल होगा ना उसमें कम पानी भरना है, सेकेंड बाउल में उससे ज़्यादा पानी भरना है। आपको ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर पानी भरना है। नाउ टेक अ पेंसिल एंड स्ट्राइक द बाउल्स जेंटली। अब आपको क्या करना है, पेंसिल लेनी है और बाउल के ऊपर जेंटली स्ट्राइक करनी है। मैंने आपको ये बताया था पानी का जो लेवल है वो इंक्रीज़ करना है, बट इन दिस केस व्हाट दे हैव कंसिडर्ड कि बाउल की जो साइज़ है ना वो डिफरेंटली है, यानी कि पानी की क्वांटिटी जो है वो डेफिनेटली वेरी होगी। स्ट्राइक ऑल ऑफ देम इन सक्सेशन, यू विल हियर अ प्लीजेंट साउंड, दिस इज़ योर जल तरंग, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब जैसे ही आप सक्सेशन पे मतलब 1 by 1 एक एक करके ना आप स्ट्राइक करते जाओगे ना तो एक प्लीजेंट साउंड प्रोड्यूस होता है, और ये जल तरंग आपने रेडी किया, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। सो यहाँ पे जो साउंड है ना वो काफ़ी प्लीजेंट होगा। When we pluck the string of an instrument like the sitar, whole instrument is forced to vibrate, and it is the sound of the vibration of the instrument that we hear. अब जब सितार बजाया जाता है ना तब सितार के अंदर जो स्ट्रिंग है वो वाइब्रेट होती है, उसके साथ साथ पूरा जो सितार है वो वाइब्रेट होता है, तो जो हम साउंड सुनते हैं ना वो ओवरऑल सितार जो वाइब्रेट होता है उसका साउंड होता है। हियर यू कैन सी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो कैसे बजाते हैं और उसमें से प्लीजेंट साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। सिमिलरली व्हेन वी स्ट्राइक द मेम्ब्रेन ऑफ द मृदंगम, the sound that we hear is not only that of the membrane but of whole body of the instrument. अब जब ये हम मृदंगम बजाते हैं तो उसका सिर्फ ये जो दो साइड के मेम्ब्रेन है वही सिर्फ वाइब्रेट नहीं होती है, ओवरऑल जो ये मृदंगम होता है वो वाइब्रेट होता है, उसी की वजह से साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। सो हियर वी कैन से कि हम जब स्ट्राइक करते हैं ना तो सिर्फ जिस सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं वही सिर्फ वाइब्रेट नहीं होती है, ओवरऑल बॉडी जो है वो वाइब्रेट होता है और उसी की वजह से साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। नाउ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। अब हम ह्यूमन बींग्स कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इन ह्यूमंस द साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स। अब साउंड ह्यूमन बींग्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं, तो हमारे अंदर एक वॉइस बॉक्स होता है जिसको लैरिंग्स भी बोला जाता है। पुट योर फिंगर्स ऑन द थ्रोट एंड फाइंड अ हार्ड बम्प दैट सीम्स टू मूव व्हेन यू स्वेलो। अब आप अगर नेक के ऊपर ना थ्रोट के अराउंड आप फिंगर जो है वो मूव करोगे तो आपको ऐसे हार्ड एक पोर्शन बम्प देखने को मिलेगा, और जब आप कुछ भी चीज़ स्वेलो करते हो या पानी पीते हो या इवन आप बोलते हो तो वहाँ पे वो मूवमेंट जो है वो हार्ड पोर्शन की आपको देखने को मिलती है। दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ नोन एज द वॉइस बॉक्स, इट इज़ द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। ये जो आपको हार्ड पोर्शन देखने को मिलता है वो वॉइस बॉक्स है, और ये कहाँ पे होता है, तो विंड पाइप का ये अपर एंड होता है। टू वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स और larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for the passage of air. अब ये यहाँ पे 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ये दोनों वोकल कॉर्ड्स है,
ये दोनों ऐसे स्ट्रेच्ड होते हैं कि इन दोनों के बीच में ना एक नैरो सी एक स्लीट होती है जहाँ से एयर पास होती है जब हम बोलते हैं, और ये एयर पास होती है उसी की वजह से वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। When the lungs force air through the slit, the vocal cord vibrate producing sound. जब हम बोलते हैं तो क्या होता है, here you can see ये वोकल कॉर्ड के बीच में जो स्लिट है ना वो ओपन एंड क्लोज होती है और ये वाइब्रेशन की वजह से ही साउंड प्रोड्यूस होता है। मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड कैन मेक द कॉर्ड्स टाइट और लूज। अब ये मसल्स होते हैं वोकल कॉर्ड के साथ, वो टाइट या लूज होंगे, उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा साउंड है वो वेरी होता है। When the vocal cords are tight and thin, the type of quality of the voice is different. अब जब वो टाइट होगा एंड थिन होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो वॉइस है ना उसमें वेरिएशन आता है। जैसे आप शाउटिंग करते हो तो एक हाई पिच साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है, जब आप रोते हो तो भी साउंड कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। The vocal cord in men are about 20 millimeter long. In women, these are about 5 millimeter shorter. Children have very short vocal cords. अब मैन के अंदर वोकल कॉर्ड जो है वो 20 मिलीमीटर जितना लॉन्ग होता है, वुमेन के अंदर 5 मिलीमीटर शॉर्टर यानी कि 20 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर शॉर्टर यानी 15 मिलीमीटर जितना होता है। और चिल्ड्रन जो है यानी बच्चों का जो वोकल कॉर्ड है वो काफ़ी शॉर्ट होता है, इसीलिए जो मैन है उनका जो वॉइस होता है ना वो थोड़ा कोर्स होता है, जबकि वीमेन का जो वॉइस है वो हाई पिच्ड होता है और बच्चों का जो वॉइस है ना वो मैक्सिमम पिच वाला होता है। नाउ एक्टिविटी नंबर 5, टेक 2 रबर स्ट्रिप्स ऑफ द सेम साइज। आपको क्या करना है, 2 रबर की स्ट्रिप्स लेनी है सेम साइज की। प्लेस दिस 2 pieces one above the other and stretch them tight and blow air through the gap between them. अब आपको दोनों पीसेस है वो एक दूसरे के ऊपर रखना है, उसको फिर स्ट्रेच करना है, खींचना एकदम से टाइटली, और उन दोनों के बीच जो एयर है ना वहाँ से आपको एयर ब्लो करनी है, हवा जो है वो वहाँ से फूंक मारना है। देन व्हाट विल हैपन वो आपको ऑब्जर्व करना है। एज द एयर ब्लोज थ्रू द स्ट्रेच रबर स्ट्रिप्स अ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। अब जैसे ही रबर के स्ट्रिप में से एयर ब्लो होगी तो साउंड प्रोड्यूस होता है और ये दोनों जो स्ट्रिप्स है वो वाइब्रेट भी होगी। आवर वोकल कॉर्ड प्रोड्यूस साउंड इन अ सिमिलर मैनर। हमारे जो वोकल कॉर्ड्स है ना उसमें भी मसल्स होते हैं, तो जब एयर पास होती है तब वाइब्रेशन की वजह से ही साउंड प्रोड्यूस ऐसे ही होता है। नेक्स्ट वन इज साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। अब साउंड जो है ना उसको प्रोपोगेट होने के लिए, उसको स्प्रेड होने के लिए ना मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मीडियम नहीं होगा तो साउंड जो है वो प्रोपोगेट नहीं होगा। एक्टिविटी नंबर 6 टू अंडरस्टैंड इट, टेक अ मेटल ग्लास टम्बलर, मेक श्योर दैट इट इज़ ड्राई। अब आपको एक मेटल का ग्लास का टम्बलर लेना है बट वो ड्राई होना चाहिए। क्यों ड्राई होना चाहिए? प्लेस अ सेल फोन इन इट, आपको उसके अंदर सेल फोन रखना है, दैट्स वाई इट मस्ट बी ड्राई। आस्क योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग ऑन दिस सेल फोन फ्रॉम अनदर सेल फोन। अब आपके फ्रेंड को बोलो कि इस नंबर पे आपको कॉल करे, तो आपने क्या किया है, उसको ग्लास के अंदर रखा है, सो क्या होगा कि साउंड जो है ना वो एकदम से शार्प आएगा, आपको जो वॉल्यूम है वो हाई सुनाई देगा। नेक्स्ट वन इज नाउ सराउंड द रिम ऑफ द टम्बलर विथ योर हैंड, पुट योर माउथ ऑन द ओपनिंग बिटवीन योर हैंड्स। अब आपको ना उसको पूरा कवर करना है जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाया है, और माउथ जो है ना उससे भी कवर कर लेना है, यानी कि ग्लास के आसपास एयर का सर्कुलेशन नहीं होगा। इंडिकेट टू योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग अगेन, लिसन टू द रिंग वाइल सकिंग एयर फ्रॉम द टम्बलर। अब आपको सुनना है जब आपका फ्रेंड वापस जब रिंग देगा फ़ोन पे तो वो रिंग का वॉल्यूम जो है वो कैसा सुनाई देगा। आप क्या कर रहे हो, एयर को सक कर रहे हो, यानी कि वहाँ पे वैक्यूम जो है वो क्रिएट करने की ट्राई कर रहे हो। अगर आप कम्प्लीटली एयर सक कर लेते हो यानी कि वैक्यूम क्रिएट करते हो तो उसका साउंड जो है वो बाहर नहीं सुनाई देगा। बट अगर आपने एयर को कम्प्लीटली सक नहीं किया है, स्टिल उसके वहाँ पे जो एयर है वो काफ़ी कम हो चुकी है, दैट्स वाई वहाँ पे डेफिनेटली वॉल्यूम जो है वो कम सुनाई देगा। Indeed, if you had been able to suck all the air in the tumbler, the sound would stop completely.
अगर आपने कम्प्लीटली एयर को सक किया होता तो वहाँ पे वैक्यूम बन गया होता, तो वहाँ से आपको साउंड जो है वो सुनाई नहीं देता। साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। सो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया है कि साउंड जो है उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। When air has been removed completely from a vessel, it is said that there is a vacuum in the vessel. The sound cannot travel through vacuum. अगर आप completely एयर किसी भी जगह से रिमूव करते हो तो उसको हम वैक्यूम बोलते हैं, और साउंड जो है वो वैक्यूम के अंदर से ट्रैवल नहीं कर सकता है। एक्टिविटी नंबर 7, टेक अ बकेट और अ बाथटब, फिल इट विथ क्लीन वाटर। आपको बकेट या बाथटब लेना है, उसके अंदर पानी भरना है। टेक अ स्मॉल बेल इन द हैंड, शेक दिस बेल इनसाइड द वाटर टू प्रोड्यूस साउंड। अब आपको बेल को क्या करना है, पानी के अंदर लेके जाना है और वहाँ पे आपको बेल जो है वो शेक करनी है, यानी कि बेल बजाने की ट्राई करनी है। बट आप जो वॉइस सुनोगे ना वो काफ़ी लो होगा, बिकॉज पानी से अगर आप बाहर वॉइस जो आएगा वो एयर के जितना इजीली ट्रैवल नहीं कर सकता है। सो हियर वी कैन से दैट कि अगर मीडियम चेंज होता है तो भी साउंड जो है उसके फ्रीक्वेंसी और पिच यानी कि उसका जो वॉल्यूम है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। एक्टिविटी नंबर 8, मेक अ टेलीफोन यूजिंग स्ट्रिंग एंड कप्स एंड होल्ड इट वन एंड टू योर ईयर। अब आपने ये एक्टिविटी ऑलरेडी बचपन में की होगी कि आपको ना स्ट्रिंग और कप्स की हेल्प से ना टेलीफोन बनाना है, और क्या करना है, इसका एंड जो है वो आपको अपने कान पे रखना है एंड आस्क योर फ्रेंड टू स्पीक फ्रॉम द अनदर एंड। अब आपके फ्रेंड को बोलना है कि वो दूसरे एंड से बोलेगा, आपको सुनना है एंड यू शुड ट्राई कि वो आपको सुनाई देता है कि नहीं देता है। साउंड कैन ट्रैवल थ्रू वुड और मेटल, इन फैक्ट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू एनी सॉलिड। आपको यहाँ पे सुनाई देगा व्हाट डज इट इंडिकेट कि साउंड जो है वो लिक्विड है या सॉलिड है, ऐसे कोई भी मीडियम के अंदर से ट्रैवल कर सकता है। इवन अगर आप एक टेबल है वुड का, एक एंड पे आप अपना ईयर रखो, दूसरे एंड पे आपका फ्रेंड अगर नॉक करता है तो वो साउंड भी आप सुन सकते हो, यानी कि वो सॉलिड से भी साउंड जो है वो ट्रैवल कर सकता है। वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस साउंड एंड इट इज़ कैरीड इन ऑल डायरेक्शन इन अ मीडियम। अब वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो है वो साउंड प्रोड्यूस करता है और ये ओवरऑल ईच एंड एवरी डायरेक्शन के अंदर स्प्रेड करता है। दैट्स वाई वी कैन हियर, अगर कोई एक इंसान एक कॉर्नर पे बात बोलेगा तो ओवरऑल पूरे रूम में वो बात सुनाई देती है, बिकॉज साउंड जो है वो ऑल डायरेक्शन के अंदर स्प्रेड होता है। वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स। हम कैसे सुनते हैं, या बचपन से पढ़ते आए हो, आपके जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं उन सब के लिए आप पढ़ते हो कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ विच ऑर्गन। सो आप चाइल्डहुड से आपको ये चीज़ पता ही है कि वी हियर विथ आवर ईयर्स, बट कैसे सुनाई देता है, हाउ डज इट वर्क, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हियर। द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज़ लाइक अ फनल। अब आपके ईयर के आप बाहर का शेप देखोगे तो वो कैसा है, फनल टाइप का है, और बाहर से देखोगे तो हमें पता है कि एयर जो है वो आउटर पोर्शन से इनर पोर्शन के अंदर जाती है, राइट। व्हेन साउंड एंटर्स इन इट, इट ट्रैवल्स डाउन अ कैनल एट द एंड ऑफ विच अ थिन मेम्ब्रेन इज स्ट्रेच्ड टाइटली, इट इज़ कॉल्ड ईयर ड्रम। अब कोई भी साउंड जो है वो ट्रैवल करके हमारे ईयर्स तक पहुंचता है, तो वो कैनल तक पहुंचता है और लास्ट में वहाँ पे एक टाइटली स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती है जिसको हम ईयर ड्रम बोलते हैं। अब ये कैसे पूरा वर्क करता है वो एक एक्टिविटी से हमें समझना है। सो एक्टिविटी नंबर 9 इज़ टेक अ टीन एंड कट्स इट्स एंड्स। अब आपको क्या करना है, एक टीन लेना है यानी कि एक डिब्बा लेना है एंड उसके जो एंड्स है ना उसको कट कर देना है, यानी कि आपको एक होलो सिलेंडर बनाना है। मैथमेटिकल में बात करें तो ये एक सिलेंडर हो गया, राइट। स्ट्रेच अ पीस ऑफ रबर बलून अक्रॉस वन एंड ऑफ द कैन एंड फास्टन इट विद द रबर बैंड। अब आपको क्या करना है, उसका जो एक एंड है उसके ऊपर आपको बलून का रबर जो है वो लगाना है और उसके ऊपर रबर बैंड जो है वो स्ट्रेच करके लगाओगे ताकि वो जो बलून का रबर है वो निकल ना जाए। Put 4 or 5 grains on of dry cereals on the stretched rubber। अब आपको क्या करना है, जो स्ट्रेच्ड रबर है ना उसके ऊपर 4 to 5 आपको कोई ग्रेन जो है ना वो रख देने हैं। देन नाउ आस्क योर फ्रेंड टू स्पीक फ्रॉम द ओपन एंड। नीचे का एंड जो है ना वो ओपन है, वहाँ से आपके फ्रेंड को बोलो कि अब वो कुछ बोले।
जैसे ही वो कुछ बोलेगा तो क्या होगा, अंदर साउंड एंटर होगा, राइट। और ये रबर जो है ना वो टाइटली स्ट्रेच्ड है, जो ईयर ड्रम की तरह है। तो जैसे ही यहाँ पे साउंड एंटर होता है तो ये रबर बैंड जो है ना वो वाइब्रेट होगा, और वाइब्रेशन की वजह से आपने जो ये ग्रेन्स यहाँ पे रखे हैं ना वो पूरे वाइब्रेट करने स्टार्ट करेंगे, वो जंप करना स्टार्ट करेंगे। सिमिलर वे आपका ईयर ड्रम जो है वो वर्क करता है। साउंड वाइब्रेशंस मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट। अब जैसे ही साउंड का वाइब्रेशन है उससे जो आपके ईयर ड्रम है ना, यहाँ पे जो ईयर ड्रम है वो पूरा वाइब्रेट होना स्टार्ट करेगा। दिस वन इज योर ईयर ड्रम जो वाइब्रेट करेगा। देन द ईयर ड्रम सेंड्स वाइब्रेशन टू द इनर ईयर, फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू द ब्रेन। अब आपका जो ये ईयर ड्रम है वो वाइब्रेट करता है, तो यहाँ पे ये इनर ईयर का जो ये पोर्शन है वहाँ तक ये साउंड जो है वो जाता है, वो वाइब्रेशन जाता है, और वहाँ से सिग्नल्स जो है वो ब्रेन तक जाते हैं। We must never put a sharp pointed or hard things into our ear. It can damage the eardrum. इसीलिए हमें कभी भी कोई भी शार्प या पॉइंटेड चीज़ जो है वो कान में नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा जो ईयर ड्रम है ना वो स्ट्रेच्ड रबर की तरह ही होता है। मान लो उसके अंदर होल हो जाता है तो फिर वहाँ से एयर तो डायरेक्टली पास होगी, वहाँ से वाइब्रेशन जो है वो पास नहीं हो सकते। इसीलिए क्या होगा कि हमारी जो ये हियरिंग कैपेसिटी है उसके ऊपर इफ़ेक्ट हो सकती है। सो वी शुड बी केयरफुल अबाउट इट। नाउ एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन। अब जब भी कोई वाइब्रेट होता है कोई भी चीज़ तो उसका एम्पलीट्यूड क्या है, व्हाट इज़ टाइम पीरियड एंड व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। वी हैव लर्न दैट the to and fro motion of an object is known as vibration. This motion is also called oscillatory motion. अब हमें पता है कि जब वाइब्रेशन होता है ना तब वो टू एंड फ्रो मोशन करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, जिसको हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन। अब ये ऑसिलेशन पेंडुलम जो है वो भी पीरियोडिकली ऑसिलेट करता है, राइट। तो यहाँ से यहाँ जाता है वापस आता है, उस ये मतलब एक सेकेंड में ऐसे कितने ऑसिलेशंस करता है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑसिलेशंस डिवाइड बाय टाइम। नाउ फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज, इट्स सिंबल इज HZ। अब फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, हर्ट्ज है, जिसको हम कैपिटल H एंड स्मॉल z से रिप्रेजेंट करते हैं। अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इज 1 ऑसिलेशन पर 1 सेकेंड। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है तो उसको हम क्या बोलते हैं, 1 सेकेंड के अंदर 1 ऑसिलेशन जो है वो कंप्लीट होता है। नाउ लाउडनेस एंड पिच। अब लाउडनेस किसको बोलते हैं, पिच किसको बोलते हैं, लेट्स understand it. Loudness of sound is proportional to the square of the amplitude of the vibration producing the sound. अब एम्पलीट्यूड क्या है, जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होता है ना, सबसे ज़्यादा वैल्यू वाइब्रेशन की, उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और साउंड का जो लाउडनेस है यानी कि कितना लाउड होगा साउंड, वो कैसे हम डिसाइड करते हैं, दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। For example, if the amplitude becomes twice, the loudness increase by a factor of 4. अगर एम्पलीट्यूड जो है वो 2 टाइम्स बढ़ता है तो उसका लाउडनेस जो है वो 4 फैक्टर से इंक्रीज होगा। वाई, बिकॉज लाउडनेस जो है वो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड जितना प्रोपोर्शनलिटी में होता है। तो अगर ये ट्वाइस बढ़ेगा तो 2 स्क्वायर इज 4, सो ये 4 टाइम्स इंक्रीज होगा। द लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड डेसिबल एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज dB। और जो लाउडनेस है उसका यूनिट है डेसिबल और उसको हम dB में रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग 10 dB, सॉफ्ट विस्पर इज़ 30 dB। अगर हम जो नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं ना उसकी लाउडनेस कितनी होती है, तो 10 डेसिबल जितनी होती है, जबकि सॉफ्ट विस्पर हम जब करते हैं दैट इज़ 30 dB। उसका 30 dB जो है वो होती है लाउडनेस, यानी हम जब सॉफ्टली किसी से बात करते हैं। नॉर्मल कन्वर्सेशन इज 60 dB एंड बिजी ट्रैफिक इज 70 dB। अगर आप नॉर्मली किसी से बात करते हो तो उसका लाउडनेस होता है 60 डेसिबल। जब आप ट्रैफिक में हो तो उसका जो लाउडनेस है वो 70 डेसिबल जितना होता है। एंड एवरेज फैक्ट्री लाउडनेस इज़ 80 डेसिबल। अगर फैक्ट्री है तो डेफिनेटली वहाँ पे जो नॉइस है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है, वो ऑलमोस्ट 80 डेसिबल जितना होता है। एंड
above 80 decibel the noise become physically painful. अब 80 dB से ज़्यादा अगर नॉइज़ प्रोड्यूस होता है ना तो वो हमारे लिए फिज़िकली काफ़ी पेनफुल होता है, जिसको हम टॉलरेट नहीं कर पाते हैं. द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड. अब लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड है, बिकॉज वो स्क्वायर जितना प्रोपोर्शनलिटी में होता है. व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज़ लार्ज द साउंड प्रोड्यूस्ड इज़ लाउड. अगर वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो डेफिनेटली जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो लाउड होता है. वाइल व्हेन द एम्पलीट्यूड इज़ स्मॉल द साउंड प्रोड्यूस्ड इज़ फिबल. अगर एम्पलीट्यूड छोटा है ना तो साउंड जो है ना वो फिबल होगा, वो उतना लाउड नहीं होगा. द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस और पिच ऑफ अ साउंड. अब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है या कम है उसके ऊपर से हम पिच और श्रिलनेस जो है वो डिसाइड कर सकते हैं. If the frequency of vibration is higher, we say that the sound is shrill and has a higher pitch. अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है ना वाइब्रेशन की तो हम बोल सकते हैं कि साउंड जो है ना वो काफ़ी श्रिल है और उसकी पिच जो है वो काफ़ी हाई है. If the frequency of vibration is lower, then we can say that sound has a lower pitch. अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो उसका साउंड जो है ना वो लोअर पिच का होगा. For example, a drum vibrates with a low frequency, therefore it produces a low-pitched sound. On the other hand, a whistle has a high frequency and therefore produces a sound of higher pitch. अगर आप ड्रम बजाते हो ना तो उसका जो वाइब्रेशन है ना उसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है, दैट्स वाई जो साउंड है वो लो पिच साउंड होता है. जबकि आप व्हीसल बजाते हो ना तो उसके वाइब्रेशन जो है वो ज़्यादा है, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, तो वो हाई पिच साउंड होता है. अ बर्ड मेक्स अ हाई पिच साउंड वेर एज अ लायन मेक्स अ लो पिच रोर. अब बर्ड जो है वो जब चिरपिंग करते हैं ना तो उसका जो साउंड है ना वो हाई पिच होता है, जबकि लायन जब रोर करते हैं ना तो वो लो पिच साउंड होता है. द वॉइस ऑफ अ वुमन हैज़ अ हायर फ्रीक्वेंसी एंड इज श्रिल देन दैट ऑफ अ मैन. वुमन जो है उसका जो साउंड है ना वो हाई फ्रीक्वेंसी का होता है, दैट्स वाई वो हाई पिच साउंड होता है. वो जो वुमन जब बोलती है ना तो काफ़ी वो शार्प साउंड होता है, जबकि मैन का साउंड उतना शार्प यानी कि उतनी हाई फ्रीक्वेंसी का नहीं होता. नाउ ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड. अब ऑडिबल यानी हम कितना साउंड सुन सकते हैं और कौन से साउंड को हम इनऑडिबल बोलते हैं जो हम सुन नहीं सकते हैं. द fact is that sound of frequencies less than about 20 vibrations per second, or we can say 20 hertz, cannot be detected by the human ear. Such sounds are called inaudible. अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है ना तो हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, यानी ह्यूमन बींग्स उनको सुन नहीं पाते हैं, तो वो हमारे लिए इनऑडिबल साउंड बनता है. Sounds of frequencies higher than about 20,000 vibration per second, or we can say 20 kilohertz, are also not audible to the human ear. Thus, for human ear, the range of audible frequency is roughly from 20 to 20 kilohertz, or we can say 20,000 hertz. अगर कोई भी एक ऐसा साउंड है जो 20,000 वाइब्रेशंस पर सेकेंड यानी 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का है तो वो हम सुन नहीं पाते हैं. उसको हम डिटेक्ट तो कर पाते हैं बट वो हम सुन नहीं पाते हैं, काफ़ी पेनफुल होता है वो साउंड. सो वो भी हमारे ऑडिबल रेंज में नहीं आता है, दैट इज़ ऑल्सो इनऑडिबल, राइट. तो ह्यूमन बींग की ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या होती है, दैट इज़ ऑलमोस्ट 20 to 20,000 किलो हर्ट्ज. उतनी रेंज का जो साउंड है वही हम सुन सकते हैं. Some animals can hear sounds of frequencies higher than 20,000 hertz. Dogs have this ability. अब कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो 20,000 हर्ट्ज यानी 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का जो साउंड है वो भी सुन सकते हैं. जैसे डॉग्स के पास ये कैपेबिलिटी है, दैट्स वाई डॉग्स जो है उनको हम डिटेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं. एक तो उसका सेंस ऑफ स्मेल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और उसका जो ये साउंड जो है वो भी काफ़ी ऑडिबल रेंज भी काफ़ी हाई है, सो ये स्मॉलेस्ट साउंड को भी इजीली सुन सकते हैं.
The ultrasound equipment familiar to us for investigating and tracking many medical problems works at frequencies higher than 20,000 Hz. अब आप लोगों ने सुना होगा अल्ट्रासाउंड रेज। ये अल्ट्रासाउंड रेज जो है वो कहाँ पे यूज़ होते हैं? तो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है और उसकी फ्रिक्वेंसी भी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। नाउ व्हाट इज़ नॉइस एंड व्हाट इज़ म्यूजिक? Presence of unwanted gases and particles in air is called air pollution. Similarly, presence of excessive or unwanted sound in the environment is called noise pollution. अब एटमॉस्फेयर के अंदर अगर अनवांटेड गैसेस या पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो उसको हम एयर पोल्यूशन बोलते हैं, राइट। सिमिलर वे अगर एनवायरनमेंट के अंदर एक्सेसिव या तो अनवांटेड साउंड काफ़ी ज़्यादा है तो उसको हम नॉइज़ पोल्यूशन बोलते हैं। Major causes of noise pollution are sounds of vehicles, explosion including bursting of the crackers, machines, loudspeakers, etc. अब causes क्या है noise pollution के? तो vehicles के जो sound है उसकी वजह से noise pollution create होता है। जो आप crackers जो है वो burst करते हो, machine operate होते हैं और लाउड स्पीकर जो है वो जब बजते हैं तो इन सब की वजह से environment के अंदर noise pollution जो है वो create होता है। Televisions and transistor radio at high volume, some kitchen appliances, desert coolers, air conditioner all contributes to noise pollution. अब ये ट्रांजिस्टर वाले रेडियो, टेलीविज़न ये सब जब हम हाई वॉल्यूम पे बजाते हैं, जैसे मिक्सर चलाते हैं किचन के अंदर या तो कूलर्स है, एयर कंडीशनर है, ये सब भी नॉइज़ प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए ये सब नॉइज़ पॉल्यूशन के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। नाउ हार्म्स ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन जो है उससे हमें क्या नुकसान होता है? प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव नॉइज़ पॉल्यूशन इन द सराउंडिंग्स में कॉज मैनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब बहुत ज़्यादा अगर नॉइज़ पॉल्यूशन है और कंटिन्यूस हम उसी एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव करते हैं तो वो हमारे हेल्थ रिलेटेड काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट कर सकता है। लैक ऑफ स्लीप, हाइपरटेंशन विच इज़ हाई ब्लड प्रेशर, एंग्जाइटी एंड मेनी मोर हेल्थ डिसऑर्डर मे बी कॉज्ड बाय नॉइज़ पॉल्यूशन। अब नॉइज़ पॉल्यूशन की वजह से नींद जो है वो भी कम होती है, हाई ब्लड प्रेशर, एंग्जाइटी ऐसे इश्यूज़ जो है वो हेल्थ रिलेटेड आ सकते हैं। A person who is exposed to a loud sound continuously may get temporary or even permanent impairment of the hearing. अब अगर कोई इंसान कंटिन्यूस ऐसे लाउड साउंड के अंदर रहता है, जैसे कोई वर्कर जो है वो फैक्ट्री के अंदर काम करता है और वहाँ पे कंटिन्यूसली ऐसे साउंड जो है वो प्रोड्यूस होते हैं जिसको हम नॉइज़ बोलेंगे, तो उनका टेम्पररी या तो परमानेंट जो है वो हियरिंग के ऊपर इफ़ेक्ट आती है। इम्पेयरमेंट इट मीन्स उनका वो बहरे हो जाते हैं, वो अच्छे से सुन नहीं पाएंगे, वो कम्प्लीटली परमानेंटली तो डेफ नहीं होंगे बट पार्शियली वो इफ़ेक्ट आती है। नाउ मेजर्स टू लिमिट नॉइज़ पॉल्यूशन। अब नॉइज़ पॉल्यूशन को हम कैसे मेजर करेंगे? टू कंट्रोल नॉइज़ वी मस्ट कंट्रोल द सोर्सेज ऑफ नॉइज़। डेफिनेटली अगर नॉइज़ पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है, नॉइज़ को कंट्रोल करना है तो उनके जो सोर्सेज है जहाँ से वो नॉइज़ प्रोड्यूस होता है उनको हमें कंट्रोल करना चाहिए। साइलेंस डिवाइसेस मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन एयरक्राफ्ट इंजन्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स एंड होम अप्लायंसेस। अब जहाँ पे भी ये क्राफ्ट इंजन्स है, ट्रांसपोर्टेशन के जो व्हीकल्स हैं, उन सब के अंदर ना साइलेंसेस डिवाइसेस होने चाहिए जिससे ज़्यादा वो नॉइज़ जो है वो प्रोड्यूस ना करें। ऑल नॉइजी ऑपरेशंस मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम एनी रेसिडेंशियल एरिया। अब जितने भी नॉइजी ऑपरेशंस हैं, यानी जिन फैक्ट्रीज़ के अंदर नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट होता है ना, वो रेसिडेंशियल एरिया से दूर होनी चाहिए। यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल्स हॉर्न शुड बी मिनिमाइज्ड। अब ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो हॉर्न्स यूज़ करते हैं वो मिनिमाइज़ करने चाहिए। टीवी एंड म्यूज़िक सिस्टम शुड बी रन एट लो वॉल्यूम्स। अब घर के अंदर हम टीवी और म्यूज़िक सिस्टम जो चलाते हैं वो लो वॉल्यूम पे चलाने चाहिए। ट्री मस्ट बी प्लांटेड अलोंग द रोड्स एंड अराउंड द बिल्डिंग्स टू कट डाउन ऑन द साउंड रीचिंग द रेसिडेंट्स।
अगर हम अपने घर के आसपास और रोड के आसपास अगर ट्रीज़ जो है वो लगाते हैं तो क्या होगा कि साउंड जो हमारे घर तक आता है ना वो कट डाउन होगा, क्योंकि ट्रीज़ जो है वो उसको इजीली ट्रैवल नहीं करने देगा, बिकॉज़ वो पूरा आसपास बिखर जाएगा। जो साउंड नॉइस है, जिस अनवांटेड साउंड है वो बिखर जाता है। दैट्स वाई हमें ट्रीज़ को प्लांट करना चाहिए। नाउ हियरिंग इम्पेयरमेंट। अब ये जो डिफेक्ट आती है वो कैसे आती है एंड व्हाट टू डू। टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट विच इज़ रेयर इज़ यूजुअली फ्रॉम बर्थ इटसेल्फ। अब कई सारे लोग ना डेफ होते हैं जो सुन नहीं पाते हैं, वो उनके बर्थ टाइम से होता है, यानी जन्म से ही उनको ये प्रॉब्लम होती है। पार्शियली डिसेबिलिटी इज़ जनरली द रिजल्ट ऑफ डिसीज, इंजरी और एज। अब पार्शियल डिसेबिलिटी यानी कम जो सुनाई देता है कुछ लोगों को, वो कुछ डिसीज़ की वजह से या तो कुछ इंजरी हुई है कान के अंदर तो ये प्रॉब्लम आती है, या तो एज भी इफ़ेक्ट करती है। जैसे जैसे एज इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे जो हमारी हेयरिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज़ होती जाती है। चिल्ड्रन विथ इम्पेयर्ड हियरिंग नीड स्पेशल केयर। अब जो बच्चों को ना बाय बोन ही जो डेफ है, जिनको इम्पेयर्ड हियरिंग के इश्यूज़ हैं, उनको स्पेशल केयर चाहिए। वाई दे नीड स्पेशल केयर? बिकॉज दे कांट हियर यू। हम जो बोलते हैं वो सुन नहीं पाते हैं, तो हमें उनके साथ कम्युनिकेट करने का जो है वो कुछ आसान तरीका हमारे पास होना चाहिए। बाय लर्निंग साइन लैंग्वेज such children can communicate effectively because speech develops as the direct result of hearing. A child with a hearing loss may have defective speech also. अब क्या होता है कि उनको ना साइन लैंग्वेज सिखानी चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए। बच्चे जो है वो बोलना कब सीखते हैं? जो सुनते हैं ना वही वो बोलते हैं। अगर बाय बोर्न ही बच्चा जो है उसमें हियरिंग इम्पेयरमेंट है, यानी कि वो डेफ है, तो डेफिनेटली वो सुन नहीं सकता, तो उसको यही नहीं पता कि बोलना कैसे है। सो बाय डिफ़ॉल्ट वो बोल भी नहीं सकते हैं। तो हमें उनको साइन लैंग्वेज सिखानी चाहिए सो दे कैन कम्युनिकेट इजीली विथ अस। टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड हैव मेड इट पॉसिबल फॉर सच पर्सन टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब आजकल टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी वेल डेवलप्ड है। दैट्स वाई काफ़ी सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जो हियरिंग इम्पेयर्ड जो बच्चे हैं या तो एडल्ट्स हैं उनके लिए बनाए जाते हैं। सो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना वो इम्प्रूव हो सकती है, बिकॉज अगर वो सुन पाएंगे तो वो हमारे साथ बोल के कम्युनिकेट भी कर पाते हैं। सो आई हैव एक्सप्लेन यू होल चैप्टर। नाउ वन मोर थिंग इज़ दैट व्हाट इज़ साउंड। जो कोई प्लीजेंट जो होता है ना उसको हम साउंड बोलते हैं। जैसे कोई म्यूज़िक बजता है दैट इज़ साउंड। बट येस, अगर म्यूज़िक आप लाउडली बजाना शुरू करोगे, माइट बी पॉसिबल यू आर एन्जॉइंग इट बिकॉज यू लाइक द म्यूज़िक, बट अगर किसी और को म्यूज़िक पसंद नहीं है लाउडली बजाना, देन इट इज़ नॉइस फॉर समवन एल्स। सो वी शुड बी केयरफुल अबाउट द वॉल्यूम ऑफ सच म्यूज़िक एंड ऑल, बिकॉज ये साउंड तो है बट अगर हाई वॉल्यूम पे अगर इसको भी बजाते हो तो वो एक नॉइस बन जाता है। सो एनवायरनमेंट को हमें नॉइस पॉल्यूशन से बचाना है, तो हमें ये सब केयर करनी चाहिए। हियर आई हैव कंप्लीटेड एक्सप्लेनेशन ऑफ एंटायर चैप्टर। थैंक यू।